Hello students, Namaste, how are you? Students, you are most welcome to 10th class science. Today we are going to start a new chapter, chapter 7, atomic theory, periodic classification and properties of elements. This is the name of chapter, atomic theory, periodic classification and properties of elements. Students, this chapter contain 5 marks in board exam. ये जो चैप्टर है ये 5 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे। और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको एटॉमिक थ्योरी, एटम्स के बारे में डिस्कस करना है। एटम्स के बारे में डिस्कस करने के बाद फिर एटम्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाले जो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए एटॉमिक मॉडल हैं वो यहाँ पर हमको एक्सप्लेन करने हैं। और उसके बाद फिर जो एलिमेंट्स नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं टोटली उन एलिमेंट्स का किस तरह से क्लासिफिकेशन दिया गया है उनको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हम फर्स्ट में यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स के लिए जो एटॉमिक थ्योरी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी को किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी माना जाता है कि एटम्स को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट भी कौन था? जॉन डाल्टन। 1808 में इन्होंने एटम्स को डिस्कवर करके करंटली एटॉमिक थ्योरी प्रपोज कर दी थी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको मैं ओल्डन एज के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अपने जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने भी एटम्स के बारे में बहुत कुछ बताया था। जैसे महर्षि कनार्ड ने एटम्स के बारे में बहुत पहले ही हमको एक्सप्लेन करने था। उन्होंने बता दिया था कि किसी भी सब्सटेंस को आप जब डिवाइड करते जाते हो तो वो एट लास्ट एक ऐसी जगह पर पहुंचता है कि वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसका आप फर्दर डिवाइडेशन नहीं कर सकते। और लास्ट में जिस पार्टिकल का हम फर्दर डिवाइडेशन नहीं कर सकते उन्होंने उसको एटम नाम दिया था। और ये भी बताया था कि इस नेचर के अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं वो सब इन्हीं एटम्स से मिलकर फॉर्म होते हैं। पूरी नेचर एटम्स से ही फॉर्म हुई है। महर्षि कनार्ड के बाद कुछ और इंडियन फिलोसफर्स आए, कुछ ग्रीक फिलोसफर्स आए, जैसे डेमोक्रिटस, लिसोफिगस, ये कुछ ग्रीक फिलोसफर्स थे। इन्होंने जो इंडियन फिलोसफर्स थे उनकी जो दी गई थ्योरीज थी उनका समर्थन किया। लेकिन स्टूडेंट्स उस टाइम पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन नहीं था, तो हमारे जो ये महर्षि थे इनकी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो 18th सेंचुरी में जब हम पहुँचे तो 18th सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने इस इंडिविजुअल पार्टिकल्स को एटम नाम दिया। और इन्होंने बताया कि एटम्स एक वो मिनिमम ऐसा मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेचर विच कैन नॉट बी विजिबल फ्रॉम नेकेड आइज। इस नेचर का बहुत ही स्मॉल पार्टिकल जिसको आप नेकेड आइज से विजिबल नहीं कर सकते, एंड विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, और जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, एंड दैट कैन नॉट बी लिव इन फ्री स्टेट, और जो फ्री स्टेट में भी नहीं रह सकता उसको इसने एटम नाम दिया। और यही तीनों बातें कौन सी? जिसका आगे डिवीजन नहीं किया जा सकता, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, या फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये सभी तीनों जो चारों बातें थी ये इंडियन फिलोसफर्स ने 500 BC में ही हमको बता दी थी। ऐसे हमारे धार्मिक ग्रंथ हमको बताते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एटम्स को डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं हम?
फॉर्मर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में आप इनको एटम्स को ठीक प्रकार से स्टडी कर चुके हो। तो स्टूडेंट्स एटम्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर विच कैन नॉट बी विजिबल फ्रॉम नेकेड आइज एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। दिस पार्टिकल इज कैन नॉट बी लिव इन फ्री स्टेट। इस तरह से हम एटम को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो क्या है? एटम्स को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट के नेम अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप बोलोगे जॉन डाल्टन। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं एटम्स के बारे में। एटम, जॉन डाल्टन, ध्यान रखना है हमको, discovered it and defined as, और इसको डिफाइन किया। मैं एटम की डेफिनेशन लिख रहा हूं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द nature which cannot be visible from naked eyes and cannot live in free state is called एटम। उसको क्या बोलोगे स्टूडेंट्स आप? एटम। एटम को डिस्कवर किया था 1808 में, और 1808 में जब इसको डिस्कवर कर दिया तो इस एटम को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी, और उस एटॉमिक थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट्स को जॉन डाल्टन ने दिया था। वो एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी को किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। ठीक है ना? और जो ये एटॉमिक थ्योरी थी ये किस पर बेसिस थी? मैं नोट कर रहा हूं यहां पर, दिस थ्योरी बेसिस, दिस थ्योरी बेसिस, बेसिस नहीं लिखे, बेस्ड लिखें, बेस्ड ऑन, किस किस पर बेस्ड कर रही थी ये थ्योरी? किस किस के आधार पर इसको दिया गया था? ऑन केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो एक तो किस पर बेस्ड थी? केमिकल कॉम्बिनेशन पर। दूसरी मास एक्शन पर, दूसरी या मास कंजर्वेशन लॉ। चलो मैं यूँ लिखता हूँ, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और एक लॉ और था स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन,
जॉन डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की वो इन 3 लॉज के ऊपर बेसिस थी, यानी कि इन 3 लॉज को ध्यान में रखते हुए एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया गया था। और वो 3 लॉ कौन से हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इन लॉज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो, पहला जो लॉ है वो क्या कहता है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी 2 एटम है और जब ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे तो दोनों एटम आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और बॉन्ड बनाकर अटैच हो जाएंगे। क्लियर है? तो सेम टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? या सेम टाइप के एलिमेंट्स, सेम टाइप के एटम्स, सेम टाइप के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं और डिफरेंट जो एटम्स है वो डिफरेंट एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना? तो ये तो कहता है केमिकल कॉम्बिनेशन। दूसरा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू यू आर नाइदर लॉस द मास ऑफ एनी एलिमेंट एंड नॉट फॉर्म मास, यानी कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एटम के मास को ना तो लॉस कर सकते हो और ना ही किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप उसके मास को ऑब्टेन कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है ना? इस बात को कौन कहता है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। यानी कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम के एलिमेंट हैं, उनका मास ऑलवेज कंजर्व रहता है। इस बात को ये लॉ हमको बताता है। थर्ड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। जैसे अगर H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हुआ है तो यहाँ पर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, तभी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका डेफिनेट प्रोपोर्शन है 2:1, यानी कि 2 एटम्स तो हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और ये डेफिनेट प्रोपोर्शन जिन एटम्स, जिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के बिटवीन है वही वाटर है। अगर ये प्रोपोर्शन इस तरह से चेंज होता है तो वो वाटर नहीं होगा, ये वाटर थोड़ी है। तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन इसके अंदर है, तो यही वाटर है। अगर CO2 की बात करें तो कार्बन 1 होता है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है तो ही ये CO2 फॉर्म होगी। अगर आप कार्बन का प्रोपोर्शन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन चेंज करते हो, इसको 2:3 लिखता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा? C2O3। तो स्टूडेंट्स ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं हो सकती। क्लियर है ना? तो इस तरह से जॉन डाल्टन ने इन तीनों लॉज को ध्यान में रखते हुए अपनी एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है ना? तो आपसे अगर ये पूछा जाए स्टूडेंट्स कि एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन के द्वारा प्रपोज की गई थी वो किस पर बेस्ड थी, तो आप क्या बोलोगे? द थ्योरी विच गिवन बाय डाल्टन इज बेसिस ऑन द 3 लॉज। First law is chemical combination, second is law of mass conservation, and third one is law of constant proportion। ठीक है? ये तीनों लॉस आपको बोलने होते हैं। तो स्टूडेंट्स इन तीनों लॉस के अकॉर्डिंग उसने जो एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट्स हमको यहाँ पर प्रपोज की हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं। तो आप इसको नोट कर लो एक बार, मैं पोस्टुलेट्स को डिस्कस करता हूँ आगे आपके साथ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक
थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी की जो मेन पोस्टुलेट है, जिनको किसने दिया था, जिनको किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट, ईच सब्सटेंस डाल्टन क्या कहता है, ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। डाल्टन क्या कहता है कि इस नेचर के अंदर जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट हैं वो सब के सब स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। जैसे अगर मैं इस चौक की बात करूं तो ये चौक एक सब्सटेंस है, आपको इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसका डिवाइडेशन करता जाऊं और इसका डिवाइडेशन करते करते मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा जहां पर मैं आगे उसका डिवाइडेशन नहीं कर पाऊंगा, तो वो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया ना। और इसी तरह के कितने सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक चौक का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखो, आप साल्ट को लीजिए, साल्ट का आप एक पार्टिकल अपनी उंगली पर रखिए, एक पार्टिकल को आप गौर से देखिए, उसका पार्टिकल कितना छोटा होता है ना। अगर उसका एक मेन पार्टिकल क्या है, मेन उसका जो मेन पार्ट है उस साल्ट का, वो उसका क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसी तरह के ढेर सारे इन मच अमाउंट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर कंबाइंड विद ईच अदर इन फॉर्म साल्ट। इतने सारे स्मॉल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो साल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। और आपको साल्ट के अंदर सभी पार्टिकल दिखाई दे जाएंगे। अब साल्ट से थोड़ा सा ऊपर हट के बात करते हैं हम, तो आप शुगर की बात करो। शुगर का जो क्रिस्टल होता है वो तो आपको विजिबल होता है ना। शुगर का एक स्मॉल क्रिस्टल है, वो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया शुगर का। और तो बहुत सारे जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर पार्टिकल्स होते हैं, वो मिलकर शुगर फॉर्म करते हैं और आप शुगर की बोरी को भर देते हो। ठीक है ना। तो जॉन डाल्टन इसी बात को कहता है कि इस नेचर के अंदर जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, विच आर कॉल्ड एटम। और इन स्मॉल पार्टिकल्स को आप क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, विच आर कॉल्ड एटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। बताओ एटम्स कैसे पार्टिकल हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, अविभाजित होते हैं, जिनका डिवीजन नहीं किया जा सकता है। मैं आपको सैंड का एक पार्टिकल देता हूँ, आप सैंड का, रेत का एक पार्टिकल लीजिए और उसका डिवाइडेशन करिए, नहीं कर सकते। और सैंड का यही स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है तो आपको पता है कितना बड़ा रेगिस्तान बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है ना। थर्ड पोस्टुलेट है, all the atoms of element, all the atoms of elements, किसी भी एटम के सभी एलिमेंट्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आर सेम देखो ये क्या कह रहा है,
ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं 100, 200, 400, 500 जितने भी एटम प्रेजेंट हैं वो सब कौन से एटम होंगे? सोडियम के एटम ही तो होंगे इसके अंदर प्रेजेंट। सभी एटम कैसे होंगे? सोडियम के ही तो होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। तो सोडियम के जितने भी एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है उनकी शेप, साइज, मास, प्रॉपर्टी सब कैसे होंगे? सेम होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अगर एटम्स सब सेम हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी साइज, उनकी शेप सब कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो यही तो बात कह रहे हैं यहाँ पर, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स, किसी एक एलिमेंट के सभी एटम्स कैसे होते हैं? सेम, हैव सेम, आर सेम, हैव सेम मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज। हैव सेम मास, उनका मास कैसा होगा? सेम। और साइज कैसी होगी? सेम। और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सेम। साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? फोर्थ पोस्टुलेट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब देखो यहां तो सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट की बात कर रहे थे, यहां पर हम डिफरेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर एलिमेंट्स आपने डिफरेंट लिए हैं तो एटम्स भी उनमें कैसे होंगे? डिफरेंट ही होंगे। एटम्स भी कैसे होंगे स्टूडेंट्स? डिफरेंट ही होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, हैव डिफरेंट मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे देखो ये सोडियम का एलिमेंट हो गया, ये क्लोरीन का एलिमेंट हो गया, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो इनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मास, सोडियम के एटम का मास क्लोरीन के मास के एटम के बराबर थोड़ी होगा, डिफरेंट होगा। इसकी साइज डिफरेंट होगी। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पोस्टुलेट को डिस्कस करते हैं। फिफ्थ नंबर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल प्रोपोर्शन, ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल प्रपोर्शन। डिफरेंट जो एलिमेंट है एटम्स के वो हमेशा किस तरह से कंबाइन होते हैं? एक सिंपल प्रपोर्शन में, एक सिंपल प्रपोर्शन में ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल whole number of whole number to form compounds। ध्यान से चेक करो,
ये एक लॉ की लाइन लिखी है मैंने, एक नियम है ये। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल प्रोपोर्शन, हमेशा कंबाइन होते हैं एक सिंपल प्रोपोर्शन में ऑफ स्मॉल होल नंबर, उनकी पूर्ण जो संख्या होती है उसके में, टू फॉर्म कंपाउंड्स, और जब वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया था किसका, H2O का एग्जांपल बताया था। H2O में दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों डिफरेंट एलिमेंट जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमेशा अगर एक सिंपल प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, और अगर ये सिंपल प्रपोर्शन में कंबाइन नहीं हुए तो यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और कंपाउंड हमारे पास क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, वाटर। अगर इनका रेशो, अगर इनका प्रपोर्शन 2:1 है तो ही यहाँ पर वाटर आएगा, अन्यथा वाटर फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये पोस्टुलेट नंबर जो 5 है ये किस लॉ पर डिपेंड है, दिस, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दिस पोस्टुलेट डिपेंड्स नहीं लिखें, बेस्ड ऑन लिखें, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये पोस्टुलेट कौन से लॉ पर बेस्ड है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल पर बेस्ड है। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि एटॉमिक थ्योरी की कौन सी पोस्टुलेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल पर बेस्ड होती है, ये पोस्टुलेट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 6 नंबर डालता हूं बच्चों में यहाँ पर। 6 नंबर जो पोस्टुलेट है वो कहती है इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात कर लें हम, एटम्स ओनली रीअरेंज, एटम्स ओनली रीअरेंज। देखो ध्यान से चेक करो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें एटम्स रीअरेंज होते हैं और रीअरेंज होकर वो न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर है ना, न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देंगे जिनको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड, they can neither be created nor neither be created nor be destroyed, nor be destroyed। ना तो उनका निर्माण किया जा सकता है और ना ही उनको नष्ट किया जा सकता है बाय केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम एटम्स का ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही एटम्स को हम लॉस्ट कर सकते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपने कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस को आपस में रिएक्ट कराया है तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स केवल रीअरेंज हुए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CO2 एटम्स केवल रीअरेंज हुए हैं, कोई नया एटम नहीं आया है और ना ही इनमें से कोई एटम डिस्ट्रॉयड हुआ है। देखो कैल्शियम यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है, यानी कि 3 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में। तो प्रोडक्ट के अंदर यही 3 एलिमेंट रीअरेंज होंगे। आप
इन 3 एलिमेंटों के अलावा कोई चौथा एलिमेंट इसमें अरेंज नहीं कर सकते हो। यही बात को कहता है पोस्टुलेट नंबर 6 कि आप किसी भी रिएक्शन के अंदर ना तो एटम्स को क्रिएटेड कर सकते हो और ना ही इसे आप डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, पोस्टुलेट नंबर 6 जो है वो किस लॉ पर बेस्ड है, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ। This postulate based on law of mass conservation, law of mass conservation, मास कंजर्वेशन के लॉ पर बेस्ड है कौन सी? 6th पोस्टुलेट। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जितनी भी पोस्टुलेट जॉन डाल्टन के द्वारा अपने एटॉमिक थ्योरी में दी गई हैं, हर एक पोस्टुलेट को डिस्कस किया है और आपको एक्सप्लेन किया है और सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर नोटेड हैं। तो आपको ये सब नोट करने हैं और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पोस्टुलेट नंबर 5 जो है वो डिपेंड करती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर और पोस्टुलेट नंबर 6 है वो बेस्ड होती है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आप इसको सारे की सारी जो पोस्टुलेट्स हैं इनको फटाफट से आप नोट कीजिए, ठीक है। और एटम्स के इसके जब हम इस एटॉमिक थ्योरी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो एटॉमिक थ्योरी को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर की। किसकी डिस्कस करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे। तो किसी भी एटम्स की ये तो कंडीशंस होती हैं जिस तरह से वो कोई मॉलिक्यूल या सब्सटेंस फॉर्म करता है, इस चीज़ को बता दिया किसने? जॉन डाल्टन ने। अब ये जो एटम होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, इसका मॉडल हम किस तरह से बनाएं, तो इसके लिए भी कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने यहाँ पर ओपिनियंस दिए हैं, अपनी थ्योरीज को दिया है। तो स्टूडेंट्स, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरीज हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन, ओके।